तो लास्ट टाइम हम देख रहे थे कि हमारा गोल है कि हमने बेसिकली यूडीपी से, जिसके अंदर कोई रिलायबिलिटी नहीं होती, हमने स्टेप वाइज टीसीपी की तरफ मूव करना है। तो हम दरमियान में हमने डिफरेंट वेरिएंट्स क्रिएट किए हैं यहाँ पे। पहले हमने RDT 1.0 यहाँ पे निकालेंगे, फिर इसके बाद 2.0 आएगा, फिर 2.1, फिर 3, फिर 4, सो ऑन। काफ़ी सारे वर्जन हमारे पास एक RDT प्रोटोकॉल के आएंगे, और आखिर में जब हमारे पास फाइनलाइज हो जाएगा ये, तो ये TCP बन जाएगा। तो बेसिकली सर यूडीपी। जी जी। सर जब हमारे पास टीसीपी पहले ही मौजूद है तो हम यूडीपी को क्यों टीसीपी बना रहे हैं? नहीं, टीसीपी स्टार्ट में नहीं था ना, हम उसको देखना चाह रहे हैं। स्टार्ट में खाली यूडीपी था आपके ओके पास, तो इसलिए स्टेप वाइज हम क्या कर रहे हैं, इस पर रिलायबिलिटी ऐड करना चाह रहे थे। तो हमने यहाँ पे डिफरेंट सारे प्रोटोकॉल्स बनाए, और आखिर में आप टीसीपी के ऊपर पहुंच जाओगे। तो हम देखते हैं क्या कैसे स्टेप वाइज हमने इवॉल्व करके यूडीपी बेसिकली टीसीपी की फॉर्म ले लेते हैं यहाँ पे। लेकिन यूडीपी की ओरिजिनल फॉर्म प्रिजर्व रहेगी, वो हमने खत्म नहीं की। जब यहाँ में जितने बने थे वो सारे ऑब्सोलीट हो गए हुए। तो ये सारे वेरिएंट्स जो हमने बनाए थे ये ऑब्सोलीट हो गए हुए, लेकिन इसका स्टार्टिंग पॉइंट यूडीपी वो अभी तक चल रहा है, वो एंडिंग पॉइंट टीसीपी वो भी हमारे पास चल रहा है उसी फॉर्म में। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे RDT 1.0। 1.0 बेसिकली क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आपके पास जब एप्लीकेशन लेयर से कोई डेटा आएगा तो आपने क्या करना है, यहाँ पे खाली उसका पैकेट बनाना है। तो ये एक स्टेप आपने परफॉर्म करना है कि आपने पैकेटाइज करना है उसको, और उसके बाद आपने वो नेक्स्ट लेयर को सेंड कर देना है। और रिसीवर साइड पे क्या हो रहा होगा कि आपके पास जो पैकेट रिसीव होगा, तो आपने क्या करना है, उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, और डेटा आपने डिलीवर कर देना है आपने ऊपर वाली लेयर को। तो उसको फिर हम यूं कर सकते हैं कि यूं ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर आपके पास यहाँ पे, कि देखो आपके पास यहाँ पे सेंटर वाली साइड पर आपके पास सपोज को डेटा है हेलो, तो आपने ये डेटा सेंड करना है। तो क्या होगा, ये डेटा आपका जाएगा नेक्स्ट लेयर के पास, ट्रांसपोर्ट लेयर के पास। तो वो क्या करेगा, डेटा का पैकेट बना देगा यहाँ पे, और पैकेट बनाने के बाद उसको सेंड करेगा आगे। तो जब आप रिसीव कर रहे होगे, तो फिर आपके पास पैकेट आएगा यहाँ पे, तो आपने पैकेट को पहले रिसीव करना है, उसके बाद आपने इसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, और उसके बाद जो एक्सट्रैक्टेड डेटा होगा वो आपने ऊपर एप्लीकेशन लेयर को डिलीवर कर देना है। तो RDT 1.0 क्या काम कर रहा है, खाली यहाँ पे खाली पैकेट्स बना रहा है, और उसके अलावा अभी तक कुछ भी नहीं किया है इसने। तो खाली पैकेटाइजेशन, पैकेट्स क्रिएट करने वाला काम यहाँ पे किया है। इसके अलावा इसके अंदर कोई खास फीचर कुछ भी नहीं है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि अगर हम अब बात करते हैं कि अगर कोई चैनल में आपके पास कोई एरर्स आ जाती हैं, तो ये प्रोटोकॉल तो कुछ भी नहीं कर सकता। अगर सपोज करो यहाँ पे जब ट्रांसमिट कर रहे हो आप, यहाँ पे हम कहते हैं आपके बाइट्स ट्रैवल कर रहे हैं एक्चुअली वायर के ऊपर, अगर यहाँ कोई डिस्टॉर्शन आती है आपके पास, अगर नॉइज आती है यहाँ पे, तो कुछ बिट्स आपके खराब हो जाते हैं, और यहाँ पे जो पैकेट आता है वो करप्ट हो गया हुआ है, तो ये तो करप्टेड पैकेट ही ऊपर डिलीवर कर देगा आपको एप्लीकेशन लेयर के ऊपर। तो हो सकता है आपको हेलो की बजाय यहाँ पे कुछ मिल रहा हो XCLLO, कुछ भी मिल सकता है आपको। तो ये इसको करेक्ट नहीं कर रहा है, हाँ यहाँ पे डिटेक्ट कर रहा है कि मसला आया हुआ है यहाँ पे। तो RDT 1.0 के अंदर क्या चीज़ है, प्रॉब्लम है हमारे पास कि जैसा आपके पास एरर आ रही है वैसे ही आपको प्रेजेंट कर देगा। कोई करेक्टिव मेजर्स, कोई डिटेक्टिव मेजर्स कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो पहले मैंने कहा कि पहले ऐसा करना है, पहले इस चीज़ को थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं कि अगर एरर्स आती हैं तो डिटेक्ट कर सको, फिर इसके करस्पॉन्डिंग कोई एक्शन ले सकते हैं हम यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम चेकसम्स को यूज़ करेंगे बिट एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए, और उसके बाद फिर हम रिकवरी का कोई मैकेनिज्म बनाते हैं यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि हम क्या मैकेनिज्म बना सकते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास पैकेट परफेक्टली अगर आपको मिल जाए, अगर ए से बी आपको पैकेट मिल जाता है और इसमें नो करप्शन होती है, तो आप एक्नॉलेजमेंट सेंड करोगे, आपको एक्नॉलेज करोगे जी मुझे मिल गया। लेकिन अगर आपको लगता है करप्टेड पैकेट मिला है, तो आप यहाँ पर नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करोगे। तो इन केस करप्टेड है तो आप नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट करोगे, और जब करप्टेड नहीं है तो एक्नॉलेजमेंट सेंड करोगे। और ये बताओगे कैसे आपके करप्टेड है या नहीं है, वो बेसिकली हम बताएंगे चेकसम कोड से। तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे क्या लॉजिक बन जाएगी यहाँ पर, कि जब आपने एक वाली साइड से बी पे सेंड किया है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने वेरीफाई करना है जो आपके चेकसम्स होते हैं यहाँ पे CS कोड्स को, यानी कि वेरीफाई द चेकसम को आप वेरीफाई करो। फिर देखो कि वेरीफाई अगर यस हो गया है तो आपने एक्नॉलेजमेंट सेंड करनी है। अगर ये वेरीफाई नहीं हो रहा है, चेकसम्स में कोई एरर आ रही है आपके पास, तो आपने नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करनी है। तो बेसिकली उन्होंने खाली ये वाला एल्गोरिदम यहाँ पे बना दिया 2.0 के अंदर, बाकी चीज़ें आपके पास वही हैं यहाँ पे।
तो इसका मतलब है कि तो इस केस में जब नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आपको मिलेगी ए वाली साइड को, तो वो क्या करेगा, इस केस में वो आपके पास रीट्रांसमिट करवाएगा आपको। तो रीट्रांसमिशन आपको यहाँ पे मिलेगी इस केस पे। और अगर दोबारा करप्ट होगा, दोबारा नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करोगे, तो दोबारा रीट्रांसमिशन होगी। तो ये फॉर एवर चलता रहेगा आपके पास, जब तक आपके पास कोई चेकसम्स इसके वेरीफाई नहीं होते और एक्नॉलेजमेंट सेंड नहीं करते, उस वक्त तक ये इनफिनिट लूप में चलता रहेगा। तो इसमें देखते हैं कि इसकी स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम कैसी बनेगी आपके पास। इसमें कह रहे हैं जैसे ही आपके पास एप्लीकेशन लेयर से डेटा आएगा, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे पैकेट्स बना देने हैं, और पैकेट में डेटा के साथ आपने यहाँ पे चेकसम भी ऐड करना है। तो इस दफ़ा हम चेकसम ऐड कर रहे हैं, जो कि 1.0 में नहीं था ये। और फिर आपने ये वाला पैकेट सेंड करना है। उसके बाद आपका सेंडर क्या करेगा, वो वेट करेगा कि या तो इसको एक्नॉलेजमेंट मिले या नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मिले यहाँ पे। तो बस इसका वेट करना है बैठकर। फिर अगर उसको यहाँ पे एक पैकेट रिसीव होता है, जब वो वेट कर रहा था यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट का, ये नैक का यहाँ पर, और अगर इसको एक्नॉलेजमेंट मिलती है, तो वापस आप फर्स्ट वाले मोड में आ जाओगे कि अब आप नेक्स्ट पैकेट सेंड कर सकते हो। लेकिन इन केस अगर आपको यहाँ पे पैकेट रिसीव होता है और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आती है, तो आपने क्या करना है कि वही जो पैकेट आपने ऊपर बना के रखा हुआ है, उसको आप यहाँ पे रीट्रांसमिट करोगे आप। तो उसी पैकेट को आप दोबारा सेंड करोगे। तो ये आप पैकेट सेंड करते रहोगे जब तक आपके पास एक्नॉलेजमेंट नहीं आती, तब आप इस लूप से बाहर निकलोगे और यहाँ घूमने की बजाय आप आगे जाओगे, वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ जाओगे। तो इसके अंदर वही एक इन्फिनिट लूप यहाँ चल रहा है। रिसीवर साइड पे क्या होगा कि उसके पास जैसे कोई पैकेट आएगा, और फिर उसको वेरीफाई करेगा कि करप्टेड पैकेट है या नहीं है, और अगर करप्टेड है तो क्या करेगा, वो एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देगा। तो जब तक उसके पास करप्टेड पैकेट आता रहेगा, तब तक वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करता रहेगा। ये भी इन्फिनिट लूप में चलता रहेगा इसके पास। लेकिन जैसे इसको पैकेट मिलेगा वो करप्टेड नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा, डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा इसमें से, और डेटा को डिलीवर करेगा ऊपर वाली लेयर पे, एप्लीकेशन लेयर पे, और आखिर में एक्नॉलेजमेंट भी सेंड कर देगा। तो ये यहाँ पे इस तरह से मैकेनिज्म काम कर रहा है। तो 1.0 से 2.0 में क्या फ़र्क आया यहाँ पे, कि आप खाली पैकेट नहीं बना रहे, पैकेट के साथ-साथ आप चेकसम्स को भी आप यहाँ पे एम्बेड कर रहे हो, और उसके बाद आप रिसीवर साइड पे वेरीफाई करते हो चेकसम्स को, और अगर आपका वेरीफाई हो, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करोगे। और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट की केस में आपका ट्रांसमीटर होगा, वो आपको रीट्रांसमिट करेगा। अच्छा, अब इस डायग्राम को देख के आपको क्या लगता है कि यहाँ पे लूप होल क्या है? किस केस के अंदर ये पूरा प्रोटोकॉल आपका ब्रेक डाउन कर जाएगा? क्या कोई इसके यहाँ पे कोई लूप होल्स एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे? सर अगर हमारे पास डेटा मतलब ठीक भी है तो भी उसे एक्नॉलेज करने का वेट करना पड़ेगा। सर इसमें बहुत टाइम लगेगा। जी, लेकिन एक सिनेरियो ऐसा है कि सपोज करो कि मैंने यहाँ पे एक पैकेट सेंड किया, मैंने यहाँ पे एक हेलो का एक वर्ड है यहाँ पे मैंने सेंड कर दिया। उसके बाद अब आप इस मोड से उठ के इस वाले मोड में आ गए हुए हो कि अब आप वेट कर रहे हो एक्नॉलेजमेंट का। अच्छा, रिसीवर जो है वो आगे से रिस्पॉन्ड नहीं करता, सपोज करो रिसीवर का जो सॉफ्टवेयर क्रैश कर गया हुआ है, तो उसको पैकेट मिल गया है, उसको सब कुछ वेरीफाई भी हो गया हुआ है इसका, यानी कि पैकेट रिसीव भी कर लिया उसने, उसको वेरीफाई भी कर लिया है। लेकिन उसने क्या नहीं किया, उसने एक्नॉलेजमेंट सेंड नहीं की, ना उसने नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड किया, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो इस केस में क्या होगा, आपका सेंडर जो है यहाँ पे वो फॉर एवर क्या हो जाएगा, वो इसी स्टेट में फंसा हुआ रहेगा। तो इस स्टेट से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है इसके पास। तो अगर मैं सपोज करता हूँ कि रिसीवर का कंप्यूटर रिसीव करने के बाद क्रैश कर गया, या वो जानबूझ के अगर रिप्लाई नहीं कर रहा, तो आपका ये सेंडर जो होगा वो इसी स्टेट में जाकर बैठा रहेगा फॉर एवर। तो इससे वो बाहर नहीं आ सकता। तो हो सकता है कि एप्लीकेशन ऊपर से डेटा भेज रही हो उसको कि मजीद डेटा हमने सेंड करना है, कुछ करो, या किसी और आईपी को सेंड करना है, तो वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो इस मोड के अंदर यहाँ पे वो हैंग हो गया हुआ है। तो ये भी इसके अंदर एक प्रॉब्लम यहाँ पे है जो कि हमें नजर आ रही है कि इन केस अगर ये होता है तो इसी स्टेट में ट्रैप हो जाएगा यहाँ पे। और इसके अलावा आपको वेट करना पड़ेगा, तो वेटिंग टाइम भी नहीं हमें पता। तो हो सकता है आपको घंटे बाद एक्नॉलेजमेंट आ रही है, तो एक घंटे के लिए आपका यहाँ पे वो हैंग रहेगा, सेंडर जो होगा वो घंटे के बाद चलना स्टार्ट होगा, और हो सकता है कि फॉर एवर ये आपका हैंग रहे यहाँ पे। तो ये इसका सबसे मेजर यहाँ पे फ्लॉ है इस वाले केस के अंदर। और ये फ्लॉ कब आएगा नॉर्मली, कि जब हो सकता है कि आपके यहाँ पे रिसीवर ने आपको यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट सेंड की हो, लेकिन वो आपको मिली ना हुई हो, या वो एक्नॉलेजमेंट आपकी करप्ट हो गई हो। तो मल्टीपल यहाँ सिनेरियोज हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि पे ऐसा करते हैं कि हमें इसको मज़ीद इवॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे मज़ीद चेंज करना पड़ेगा।
तो अब उन्होंने इसके बाद क्या किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पे इसका हम 2.1 निकालेंगे वर्जन इसका। 2.1 के अंदर क्या करेंगे, ये 2.1 वाले में क्या होगा कि आपके पास दो चीजों के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। एक तो वो ये यही करने लगा है यहाँ पे, एक मिनट इसको दोबारा से देख लेता हूँ। अच्छा, तो नॉर्मल हालात में कहा कि जिस नॉर्मल हालात में जब कोई एरर्स नहीं आएंगे तब सिनेरियो हमारे पास कैसा चल रहा होगा RTD 2.0 के अंदर, कि आपने यहाँ पे पैकेट सेंड किया इसको, तो आपने यहाँ पैकेट आके और इसने उसको एक्नॉलेज कर दिया है, और उसके बाद आपने नेक्स्ट पैकेट सेंड कर दिया है, और उसके बाद उसने आपको दोबारा एक्नॉलेज कर दिया है। तो ये नॉर्मल सिनेरियो आपके पास इस तरह से होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप एक पैकेट सेंड कर रहे हो, एक्नॉलेज कर रहे हैं, उसके बाद आप दोबारा से पैकेट सेंड कर रहे हो, एक्नॉलेज कर रहे हो, तो नॉर्मल कम्युनिकेशन आपकी ऐसी हो रही होगी। फिर हमारे पास सेकंड केस बनता है यहाँ पे कि आपके पास जब करप्टेड पैकेट्स आ रहे होंगे, इस केस में क्या होगा कि आपने यहाँ पे सेंडर ने एक पैकेट सेंड किया है रिसीवर को, तो उसका वो पैकेट यहाँ पे करप्ट हो गया हुआ है। तो इस केस में वो क्या सेंड करेगा, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे सेंड करेगा। तो आपने पैकेट 0 सेंड किया, तो उसने आगे से नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दी यहाँ पे। तो अब क्या करना पड़ेगा, ट्रांसमीटर को दोबारा से वही पैकेट दोबारा सेंड करना है। तो दोबारा से उसने वही पैकेट नंबर 0 सेंड कर दिया, और इस बार अगर उसको करेक्टली मिलेगा तो वो उसको पे एक्नॉलेज करेगा, वरना दोबारा से नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट कर देगा। तो इस दफ़ा उसको मिल जाता है, तो वो कहता है कि मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ उसको यहाँ पे। तो ये था कि आपके पास करप्टेड पैकेट जा रहा होगा, तब इस केस में ये होगा। लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज़ भी हो सकती है कि अगर इसी इसी प्रोटोकॉल के अंदर अगर हमारे पास एक्नॉलेजमेंट करप्ट हो जाए, कि सपोज करो कि ए ने एक पैकेट भेजा है यहाँ पे बी को, पैकेट 0 भेजे। अब पैकेट बी के पास पैकेट 0 परफेक्टली पहुंच गया, वेरीफाई भी हो गया। अब वो एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है यहाँ पे, जब यहाँ पे इसके पास यहाँ पे डिस्टॉर्शन आ गई है, तो ये पैकेट इसको एक्नॉलेजमेंट वाला पैकेट सही नहीं मिला। तो अब ए के पास एक्नॉलेजमेंट वाला पैकेट खराब करप्टेड पैकेट मिला हुआ है। तो अब ए इसको क्या समझे कि एक्नॉलेजमेंट ले इसको या नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट ले, ए को क्या करना चाहिए कि अगर उसके पास एक्नॉलेजमेंट वाला पैकेट करप्ट हो गया हो, तो फिर वो ए कैसे बिहेव कर सकता है। तो ये यहाँ पे इसका ये एक मेजर फ्लॉ है, यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है इसका, कि इन केस अगर आपका ये वाला पैकेट करप्ट हो जाए तो हमें रिस्पॉन्स में क्या करना चाहिए, कि हम पैकेट नेक्स्ट पैकेट सेंड करें या पुराना पैकेट दोबारा से ट्रांसमिट करें अगर आपका एक्नॉलेजमेंट का पैकेट खराब हो जाए यहाँ पे। तो ये भी इसके अंदर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है कि अगर आपके पास ये वाला पैकेट में अगर फ्लॉ हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। जी जी सर, ये जैसे हम एक पैकेट भेजते हैं, उसकी एक्नॉलेजमेंट आती है, तो जब ये एक्नॉलेजमेंट का पैकेट जाता है तो इसकी भी कोई एक्नॉलेजमेंट होती है या बस कोई नहीं होती? नहीं, उसकी एक्नॉलेजमेंट दोबारा से नहीं होती, नहीं, वरना तो फॉर एवर चलता रहेगा, ये इन्फिनिट लूप सा बन जाएगा यहाँ पे। तो हम डेटा को एक्नॉलेज कर रहे हैं, एक्नॉलेजमेंट को दोबारा एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजते हम दोबारा से। तो हम यहाँ पे डेटा जो हमने भेजा हुआ है पी नॉट, अगर उसकी एक्नॉलेजमेंट हमें करप्टेड मिलती है, तब हमें समझ नहीं आ रही कि एक्नॉलेजमेंट आई है कि नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आई है। तो ये एक सेकंड यहाँ पे फ्लॉ है इस 2.0 के अंदर, कि ये कंफ्यूजिंग सा हो जाएगा कि अगर आपकी एक्नॉलेजमेंट खराब हो गई तो हम क्या करें, कि हम रीट्रांसमिट करें या ना करें। अच्छा, तो हम सपोज करो ए कहता है कि मेरा ख्याल है कि पैकेट खराब हो गया होगा, उसने नेगेटिव नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट ही सेंड की होगी। तो ऐसा करते हैं कि ए ने दोबारा से पैकेट P0 सेंड कर दिया, एहतियातन में कि दोबारा से सेंड कर देता हूँ। अच्छा, अब मसला क्या आ गया, यहाँ पे बी के पास पहले रिसीव हो चुका था परफेक्टली, वो तो उसकी एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे खराब हुई थी, तो बी के सर पास अब सेकंड कॉपी यहाँ पर आ जाएगी। जी जी सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि ए का पैकेट सही ना गया हो, वो करप्ट हो गया हो, और बी ने एक्नॉलेजमेंट भेजी और ए उसको नेगेटिव ना समझे हो, मतलब उसने नेगेटिव भेजी हो लेकिन ए उसको एक्नॉलेजमेंट समझ ले करप्ट पैकेट की वजह से, तो इस वजह से भी तो मसला होगा। अच्छा, आप कह रहे हो कि आप कह रहे हो कि पी नॉट पैकेट करप्टेड पहुंचा है वहां पे, और फिर बी ने नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजी है, लेकिन वो भी एक्नॉलेजमेंट की फॉर्म में आ गई उसके पास कन्वर्ट होके।
जी तो सर। उस केस में क्या होगा, ये कहना चाह रहे हो? तो ये भी फ्लॉ है यहाँ पे। यहाँ तो बहुत ज्यादा आपके पास खास किस्म की अगर करप्शन यहाँ पे आती है तो ये पी नॉट का पैकेट टोटली स्किप हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ए तो समझ रहा है कि उसने एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दी है यहाँ पे, लेकिन नहीं की होगी सेंड। तो बिल्कुल सही, ये भी एक अच्छा सिनेरियो है यहाँ पे कि ये भी इसका बहुत बड़ा फ्लॉ है कि अगर आपने पैकेट आपने करप्टेड भेजा है लेकिन एक्नॉलेजमेंट भी करप्ट हो गई उसकी, कि इतनी ज्यादा करप्शन थी चैनल के अंदर, तो वो फिर सीरियस प्रॉब्लम होगा, तो वो पी नॉट वाला पैकेट टोटली स्किप कर जाएगा। कोई इसका कोई तरीका नहीं है इसको कैच कर देगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मसला क्या आ रहा है कि अगर आपने एक्नॉलेजमेंट अगर आपकी करप्ट होती है तो आप मल्टीपल कॉपी सेंड कर दोगे अपने पैकेट पी नॉट की। तो फर्स्ट कॉपी इसको मिल गई हुई थी, सेकंड कॉपी मिल जाएगी यहाँ पे। तो इससे क्या होता है कि बी के कंप्यूटर के ऊपर अननेसेसरी लोड पड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि इससे कि रीट्रांसमिशन फजूल में जब हो रही है यहाँ पे कि एक्नॉलेजमेंट आपकी करप्ट हुई है, तो उस केस में हम क्या करें? तो उसको टैकल करने के लिए हमें दोबारा से कुछ चीज़ें मॉडिफाई करनी पड़ेंगी यहाँ पे कि आपके पास डुप्लीकेट यहाँ पे ना आए। तो वो कहते हैं कि ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे सीक्वेंस नंबर लगाते हैं। तो क्या मतलब है इसका? तो इसका मतलब है कि इस बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोट लगाएँगे, तो जो पैकेट हमने भेजा है उस पे, तो उसको 2 दफ़ा स्टोर ना कर ले। यानी कि अगर मैंने पैकेट भेजा यहाँ पे हेलो, तो ये ना हो कि वो 2 दफ़ा यहाँ पे लिख ले, कि एक दफ़ा लिख के कि दोनों ये कंबाइन करने हैं यहाँ पे। तो वो उसको ये ना समझ ले, क्योंकि ये तो रीट्रांसमिट किया हुआ था आपने ये वाला पार्ट। तो इसको रोकने के लिए वो क्या कह रहे हैं कि हम इस पे प्रॉपर कोई नंबरिंग लगाएँगे यहाँ पे, सीक्वेंस नंबर्स लगाएँगे, और अगर सीक्वेंस नंबर अगर मैच करते हैं दोनों पैकेट्स के, तो आपने सेकंड को डिस्कार्ड करना है। तो अगर हमने एक हेलो भेजा है और 2 दफ़ा रीट्रांसमिट हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि 2 दफ़ा हेलोस को आप कंबाइन कर लो उस साइट पर फाइल के फॉर्मेट में। तो इससे बचने के लिए उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं, सीक्वेंस नंबर लगाएँगे यहाँ पे इसके नेक्स्ट वर्ज़न के अंदर, ताकि आपके पास डुप्लीकेट्स जो हैं वो डबल यहाँ पे अपेंड ना हो कर दो आप बी वाली साइड पे। तो इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए 2.1 यहाँ पे बनाया है। तो अब वो क्या कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि हम 2 तरह के नंबर्स लगाया करेंगे। तो हर पैकेट का जो नंबर होगा हमारे पास, या तो वो 0 हुआ करेगा या हमारे पास 1 हुआ करेगा। तो ये 2 सीक्वेंस नंबर्स हमारे पास आ सकते हैं। सर जी, जी। सर जब उसने पहले ट्रांसमिट किया था तो वो एक्नॉलेज भी उसने रिसीवर ने सेंड किया, पर ट्रांसमीटर के पास नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट चला गया। तो सर वैसे वो रिसीवर पहले वो जो एक्नॉलेज किया था वो प्रिंट करके नेक्स्ट का वेट करेगा, तो नेक्स्ट जब वो अगर रीट्रांसमिट भी करे तो रिसीवर उसको दूसरा मैसेज समझ के दोबारा प्रिंट कर देगा, इस तरह नहीं होगा? एक मिनट में साथ-साथ फ़ॉलो करता हूँ। आप कह रहे हो कि ए ने क्या किया है? ए ने मैसेज भेजा है, सर ए कहते ने ए मैसेज सेंड कर दिया और बी ने एक्नॉलेज करके साथ प्रिंट भी कर दिया। एक कब ए ने कर दिया मैसेज और बी ने यहाँ पे एक्नॉलेज कर दिया, ठीक है। और साथ प्रिंट भी कर दिया। तो सर जो ए के पास दोबारा वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट करप्ट की वजह से गया था, तो उसने दोबारा मैसेज सेंड किया। तो सर बी उसे दूसरा मैसेज समझ के दोबारा प्रिंट नहीं करेगा? हाँ, वही चीज़ कह रहे हो ना आप कि ए ने एक्नॉलेजमेंट सेंड की है लेकिन वो खराब हो गई है इसके पास। तो उसको यहाँ पे नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मिल रही है, ये कहना चाह रहे हैं ना आप? ये सर सर लेकिन बी के पास तो सही चला गया, उसने पहला मैसेज समझ कर प्रिंट नहीं करेगा। तो जब ए अगर दोबारा भी रीट्रांसमिट करे तो बी उसे दूसरा मैसेज समझ के दोबारा प्रिंट कर देगा। हाँ, बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल यही बात कह रहे हो, सही कह रहे हो। तो ये कह रहे हो कि ए ने एक दफ़ा हेलो सेंड किया तो बी के पास प्रॉपर आ गया हुआ है, तो बी ने यहाँ पे लिख लिया कि मेरे पास यहाँ पे हेलो रिसीव हो गया हुआ है। अच्छा, अब बी ने एक्नॉलेजमेंट सेंड किया तो वो खराब हो गई है, वो करप्ट हो गई ये वाला पैकेट। तो अब ए को कुछ अजीब-गरीब सा पैकेट मिल रहा है। तब ए को समझ नहीं आ रही कि एक्नॉलेज किया कि नहीं किया, तो उसने दोबारा से रीट्रांसमिट कर दिया हेलो को दोबारा से। तो अब क्या हुआ, अब बी के पास यही पैकेट दोबारा आ गया, तो वो दोबारा इसके आगे लिख लेगा हेलो। तो अब तो वही आप वाली बात होगी, डबल उसने प्रिंट कर दिया उसको। हालाँकि तो वही रिपीट ट्रांसमिट हुआ है यहाँ पे, इसको तो उसको इग्नोर कर देना चाहिए था। तो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है यहाँ पे। तो इसको चाहिए था यहाँ पे ये जो पैकेट आया दोबारा से रीट्रांसमिटेड पैकेट था यहाँ पे, तो उसने क्या करना है, इसको यहाँ पे डिस्कार्ड करना था यहाँ पे। तो अगर ए यहाँ पे सेंड करता जा रहा है वही पैकेट बार-बार, क्योंकि इसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही बी की, तो बी ने खुद तो उसको स्टोर नहीं करना सारों को, उसने तो एक दफ़ा रख लिया काफ़ी है। तो वही आप वाली बात बिल्कुल सही है यहाँ पे, ऐसे ही करना है हमने। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे हम पैकेट्स के नंबर लगाया करेंगे कि जो फर्स्ट पैकेट होगा वो आपका पैकेट 0 होगा, उसके बाद जो पैकेट आया करेगा वो पैकेट 1 आया करेगा।
तो इसका मतलब है कि आपके पास पहले हम डायग्राम को देख लेते हैं, फिर हम सिनेरियो यहाँ पे लेते हैं। तो क्या है कि आपके पास पहले डेटा आएगा, तो उसको हम फर्स्ट यहाँ पे क्या नंबर लगा रहे हैं, यहाँ पे इसका नंबर 0 लगा रहे हैं, उसके आगे डेटा जा रहा है और उसके बाद चेकसम जा रहा है यहाँ पे। तो हमने इस बार 3 चीज़ें कर दी हैं, उसका पैकेट का नंबर लगा दिया 0, उसके बाद डेटा आ गया, फिर चेकसम आ गया, और भेजने के बाद हम क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि एक्नॉलेजमेंट आए या नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आए उसकी। अब हम वेट कर रहे हैं बैठ के। अगर उसके बाद क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट अगर आपके पास आ जाती है, आपको पैकेट रिसीव हुआ, करप्टेड भी नहीं था और एक्नॉलेजमेंट भी है इसके अंदर, तो अब आप क्या करोगे, अब आप वेट करोगे कि आपको नेक्स्ट पैकेट जो ट्रांसमिट करना है, उसके लिए हम नंबर 1 यूज़ करेंगे। तो सपोज करो एप्लीकेशन ने नेक्स्ट पैकेट भेजा है, तो उसके लिए नंबर 1 का आप यहाँ पे सीक्वेंस नंबर यूज़ करोगे यहाँ पे, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब अगर बनाना है तो उसकी डायग्राम कैसे बनेगी, तो हम कहते हैं यहाँ पे आपके पास ये ए वाली साइड है और ये आपके पास बी वाली साइड है। तो सपोज करो कि ए ने यहाँ पे हेलो सेंड करना है, तो मैं कहता हूँ कि ए के पास यहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है हेलो। वो पैकेट कैसे बनाएगा यहाँ पे, तो वो पहले यहाँ पे 0 लिखेगा, उसके बाद यहाँ पे हेलो का डेटा आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे चेकसम आ जाएंगे यहाँ पे। उसने तीनों चीजें यहाँ पर पैकेट में डाल के यहाँ पे ट्रांसमिट कर दी बी के पास। तो बी ने क्या किया, बी को रिसीव होगी, बी को डेटा रिसीव हो गया, तो बी ने क्या करना है, अब यहाँ पे एक्नॉलेज करना है। तो बी ने अब यहाँ पे आपको यहाँ पे एक्नॉलेज कर दिया कि जी हम एक्नॉलेज कर देंगे, डेटा हमें रिसीव हो गया है। अच्छा, अब उसने क्या है, अब ए ने नेक्स्ट पैकेट सेंड करना है, हाउ आर यू, तो वो क्या करेगा, तो उसने ये मैसेज बना दिया यहाँ पे, तो इस बार वो उसके लिए नंबर यूज करेगा, 1 का नंबर यूज करेगा, तो 1, और उसके आगे लिखेगा हाउ आर यू, और आखिर में जो चेकसम्स बनते होंगे यहाँ पे। तो इस बार बी अगर सपोज करो बी इस दफा कहता है कि मुझे बी को रिसीव नहीं होता, करप्टेड पैकेट मिलता है यहाँ पे, तो बी इस बार क्या करेगा, बी इस बार इसको नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड कर रहा होगा यहाँ पे। तो बी ने इस दफा यहाँ पे सपोज करो इसने यहाँ पे नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दी। तो अब ए क्या करेगा, ए दोबारा से ये चीज बी ट्रांसमिट करेगा यहाँ पे सीक्वेंस नंबर 1 के साथ ही। और सपोज करो कि इस बार बी को रिसीव हो जाता है यहाँ पर, तो इस बार बी क्या सेंड करेगा यहाँ पे, इस बार वो इसको प्रॉपर्ली एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देगा। तो इसने एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दिया, तो अब यहाँ पे ए स्टॉप कर देगा इसको रीट्रांसमिट करना। तो अब बी ने यहाँ पे क्या किया, बी ने यहाँ पर इस करप्टेड पैकेट को डिस्कार्ड कर दिया हुआ है, तो ये यहाँ पे हो रहा है। अच्छा, अब नेक्स्ट टाइम सपोज करो कि बी ने जो एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे सेंड की है, ये चीज करप्ट हो गई है, कि इसको एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे करप्टेड मिलती है। अब ए क्या करेगा, ए उठाकर दोबारा से इसको यहाँ पे रीट्रांसमिट कर देगा 1 को। अच्छा, अब यहाँ पे बी को पता है कि मुझे पैकेट नंबर 1 पहले भी रिसीव हो चुका है, इससे पहले मैंने यहाँ पे पैकेट 0 रिसीव किया, मैंने पैकेट 1 रिसीव किया। अब दोबारा से अगर पैकेट 1 रिसीव होता है, 1 के बाद दोबारा से 1 हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये रीट्रांसमिशन का केस है। तो वो क्या करेगा, वो इस वाले को यहाँ पर डिस्कार्ड कर देगा। क्यों? क्योंकि रिसीवर एक्सपेक्ट कर रहा है कि 1 के बाद अब 0 आना चाहिए था। तो 1 के बाद अगर 1 आ रहा है, तो मतलब कि ये कोई डुप्लीकेट या कोई एक्स्ट्रा पैकेट मेरे पास आ गया हुआ है, तो इस वाले को इग्नोर कर देगा यहाँ पे, और बस खाली एक एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे सेंड कर देगा, जी मुझे मिल गया हुआ है, बस दोबारा रीट्रांसमिट ना करें। तो इस केस में उठा के इसको एक्नॉलेज कर देगा, लेकिन इसको अपने पास स्टोर नहीं करेगा, डिस्कार्ड कर देगा। तो ये हमारे पास 2.1 का इस तरह का सीक्वेंस चलेगा यहाँ पे। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने पैकेट सेंड किया, तो उसने उसको 0 का कोड लगा दिया, और बी ने रिसीव कर लिया और एक्नॉलेज कर दिया, तो आगे पास सब कुछ कंप्लीट हो गया। फिर ए ने कहा कि मुझे नेक्स्ट मैसेज सेंड करना है, हाउ आर यू, तो उसने अब 0 की बजाय इसको 1 का कोड लगाना है यहाँ पे, और उसने यहाँ पे सेंड किया हाउ आर यू, चेकसम लगा के भेजे। और बी को करप्टेड मिलता है तो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। तो फिर ए ने क्या किया, दोबारा रीट्रांसमिट कर दिया सारे का सारा उठा के। अब इस बार बी को पैकेट नंबर 1 रिसीव हो गया, तो उसने एक्नॉलेजमेंट सेंड किया, लेकिन वो करप्ट हो गई इत्तेफाक से। तो फिर ए ने उसके जवाब में क्या किया, उसने रीट्रांसमिट दोबारा से फिर कर दिया। इस बार रिसीव हो गया बी को, बी कहता है कि मेरे पास पहले भी 1 का वाला पैकेट पड़ा हुआ है प्रॉपर्ली, तो वो उसको डिस्कार्ड करके एक्नॉलेज कर देगा। अब एक्नॉलेज कर देगा, तो उसके बाद आपको ए वाली साइड आपको थर्ड पैकेट सेंड कर सकती है। सपोज करो उसने कहा कि दिस इज आवर टेस्ट, तो उसने थर्ड पैकेट सेंड कर दिया, तो इस बार उसको दोबारा से 0 का कोड मिलेगा यहाँ पे, फिर 0 का कोड अटैच करेंगे, अब आगे मैसेज आ जाएगा सारा का सारा, दिस इज द टेस्ट। उसके बाद चेकसम यहाँ पे आ जाएगा, और फिर बी इसको यहाँ पर सपोज कर बी को प्रॉपर्ली रिसीव हो जाता है कि, तो बी 0 रिसीव कर रहा है पैकेट नंबर यहाँ पे, और उसके बाद वो उसको यहाँ पे एक्नॉलेज कर देगा,
और आपका ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका 2.1 वाला प्रोटोकॉल यहाँ पे काम कर रहा है। जी, ये क्लियर हो गया सबको? जी सर। जी सर, हो गया। तो ये चीज़ हम स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में भी बना सकते हैं। तो सपोज कि हमको एक पार्ट देखते हैं यहाँ पे कि अगर आप 1 का यहाँ पे वेट कर रहे हो, ठीक हो गया, और अगर आपके पास यहाँ पर ये रिसीवर साइड की हम बात करें, अगर आप 1 का वेट कर रहे हो, 1 वाले पैकेट को एक्सपेक्ट कर रहे हो यहाँ पे, और अगर आपके पास सीक्वेंस 0 का आता है यहाँ पे, यानी कि आप 1 का वेट कर रहे हो कि 1 पहले का हमें पैकेट आना चाहिए, लेकिन आपको सीक्वेंस अगर 0 मिलता है, तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, आप एक्नॉलेजमेंट सेंड कर रहे हो। ये वही काम है जो हमने लास्ट टाइम ऊपर यहाँ पे इस केस में किया है कि आपके पास जब 0 का वेट यहाँ पे हम कर रहे थे, तो हमने वैसे एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दी ताकि ए को स्टॉप करने के लिए कि आप दोबारा से काम ना करते रहो। इसी तरह अगर आपके पास यहाँ पे अगर आप तो अगर आप यहाँ पे 1 को एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपको अगर करप्टेड पैकेट मिलता है यहाँ पे, तो आपने क्या करना है, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करनी है। तो वही काम है जो हम पहले करते रहे हैं यहाँ पे। और फिर अगर आप 1 का वेट करो और आपको 1 का सीक्वेंस ही मिलता है, तब आपने प्रॉपर इसको प्रोसेस करना है, अपने पास डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, उसके चेकसम्स वेरीफाई करने के बाद एप्लीकेशन लेयर को ट्रांसमिट कर देना है आपने। तो एग्जैक्टली ये जो हमने पीछे डायग्राम बनाई है यहाँ पे, इसी को सारों को समराइज कर रही है, सारे केसेस को यहाँ पे, जो कि यहाँ पे स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में आ रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये कि हमने खाली यहाँ पे 2 सीक्वेंस नंबर यहाँ पे यूज किए हैं। क्या 2 सीक्वेंस नंबर यूज करना काफी है? क्या हम 2 की बजाय 3 या 4 हमें करने चाहिए? 2 काफी है यहाँ पे। और हम खाली 2 क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे? 3 या 4 क्यों नहीं करना चाह रहे? तो इसको आप चैलेंज करना चाहोगे कि हम खाली 2 क्यों यूज कर रहे हैं, मल्टीपल सीक्वेंस नंबर क्यों नहीं यूज कर रहे? कि आपके हाथ में ठीक है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर? सर सही है। सर अगर ज्यादा हो गए तो फिर हमें बहुत ज्यादा वो करना पड़ेगा ना, मेमोरी चाहिए होगी, जाहिर है अगर ज्यादा होंगे उन्हें भी स्टोर करके रखना पड़ेगा। और जी, आपकी बात ठीक है, मेमोरी चाहिए होगी, लेकिन इस वाली स्कीम में प्रॉब्लम क्या होगा? अगर आप खाली 2 सीक्वेंस नंबर यूज करते हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे मेमोरी के अलावा? यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आपने स्टोर किया हुआ सीक्वेंस नंबर को पैकेट के अंदर, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, तो अगर ये फ्लिप हो जाए एरर की वजह से, यहाँ पे फ्लिप होकर अगर 1 बन जाए, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाएगी आपके पास। तो उसको टोटली आपको बता भी नहीं सकोगे कि ओके प्रॉब्लम सीक्वेंस नंबर के अंदर थी कि पैकेट के डेटा के अंदर थी, क्योंकि तो हमने पूरे पैकेट का सीआरसी कंप्यूट किया होता है ना यहाँ पे, हमने पूरे पैकेट का चेकसम निकाला हुआ है। तो हम क्या, अगर 0 से 1 बन जाए, तो हम समझ रहे होंगे डेटा के अंदर कोई बिट फ्लिप हुई हुई है, तो हम तो ये समझ रहे होंगे यहाँ पे कोई एक बिट फ्लिप हो गई हुई है। तो हम सीक्वेंस नंबर को यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि इसकी फ्लिपिंग कभी हो ही नहीं सकती। तो इसलिए ये एक आइडिया इतना अच्छा नहीं है, ये कोई बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है हमारे पास। तो आपको याद होगा कि डीएनएस सर्वर के अंदर भी एक प्रॉब्लम था इस तरह का। तो डीएनएस के सर्वर में क्या होता है कि जितनी दफ़ा आप अपडेट करते हो चीज़ को, उतनी दफ़ा क्या करता है, एक सीक्वेंस नंबर था, उसके बाद 32 बिट का, वो हर दफ़ा इसको इंक्रीमेंट कर रहा होता था। तो अगर अब इसकी वैल्यू 0 तो नेक्स्ट टाइम 1 हो जाएगी, फिर अगर करेंगे इंक्रीमेंट तो ये 4 बन जाएगी, यानी 2 बन जाएगी, उसके बाद ये 101 बन जाएगी। तो हर दफ़ा वो इंक्रीमेंट कर रहा होता है डीएनएस के अंदर। तो हम देखें ना कि ये 0-1 वाला आइडिया ठीक है, मेमोरी बचा रहा है, लेकिन इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं फ्यूचर में। तो इससे अच्छा होगा कि अगर आप एक फिक्स सीक्वेंस नंबर रख लो 32 बिट का, तो इसका फ़ायदा क्या है कि अगर आपके पास सीक्वेंस नंबर है यहाँ पे 1000101 और इससे पहले वाले सारे आपको रिसीव हो चुके हैं। अब अगर हमारे इत्तेफाक से अगर ये बिट फ्लिप हो जाता है, तो अब तो कॉमन सेंस की बात है, हम बता सकते हैं कि उसके बाद फ़ौरन से ये वाला सीक्वेंस नंबर तो आ ही नहीं सकता, कि अगर 1000100 के बाद 1100 तो नहीं आ सकता उसके बाद। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर यहाँ पे सीक्वेंस नंबर के अंदर बिट फ्लिप हुआ हुआ है। तो इसको डिटेक्ट करना बड़ा आसान है, कॉमन सेंस की बात है यहाँ पे। लेकिन अगर 2 ही सीक्वेंस नंबर होते हैं हमारे पास, फिर हम नहीं बता सकते कि सीक्वेंस नंबर में करप्शन हुई है या नहीं हुई। तो ये इसके पीछे छोटी सी एक साइंस है कि ठीक है, आप मेमोरी बचा रहे हो, लेकिन ये कोई इतना रिलायबल नहीं रहेगा यहाँ पे। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि आप सीक्वेंस नंबर को थोड़ा बड़ा कर लो, इतना छोटा हम ना रखें यहाँ पे।
अच्छा, उसके बाद हमारे पास फिर आता है यहाँ पे 2.2 से 2.2 में वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम क्यों ना नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट को खत्म कर दें। वो कह रहे हैं नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट जो होती है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट कर रही है हमारे पास, कि आप हर बार बार करप्टेड पैकेट को नेगेटिवली एक्नॉलेज कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा ये ट्रैफिक जनरेट कर रही है। तो वो कह रहे हैं कि क्यों ना हम ऐसा करें कि जब आपके पास कोई पैकेट प्रॉपर्ली रिसीव हो जाए उसको एक्नॉलेज करें, और जिसको आपने कुछ भी नहीं सेंड किया तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट दे लिया करें हम। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास पैकेट वेरीफाई होता है यहाँ पे, अगर आप चेकसम को वेरीफाई कर लेते हो तो ठीक है, आप एक्नॉलेज कर दो, और अगर नहीं होता वेरीफाई तो आपने कुछ भी नहीं करना। तो एक्नॉलेजमेंट जब नहीं मिलेगी तो उसका मतलब यही है कि वो एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट ही हुई हुई है इसके पास। तो ये यहाँ पे एक लॉजिक बना रही है। तो इसके अंदर कोई फ्लॉ है यहाँ पे कि अगर आप खाली एक्नॉलेजमेंट सेंड करते हो और अज्यूम करते हो अगर आपको एक्ट नहीं मिलता तो आप उसको नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट ले लो, तो क्या ये ठीक लॉजिक है या फिर इसमें भी कोई फ्लॉ है यहाँ पे? तो इसको अगर हम कर तो सकते हैं लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे तो यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि होस्ट क्या पता कि उसका वो पैकेट उस तक पहुँचा ही ना हो, तो करप्शन तो बाद में आएगा, तो क्या पता कोई पैकेट भी रिसीव ना हुआ हो। तो वो भी हमने डिटेक्ट करना होता है, तो इसलिए यहाँ पे ये मसला है कि आप कैसे इसको एक फ़ौरन से यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आप डुप्लिकेट एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दो, तो उसको वो नेगेटिव नैग के इक्वल ले लेंगे यहाँ पे। यानी कह रहे हैं कि अगर आप 2 दफ़ा इसको एक्नॉलेज कर दो, तो आपने इसको नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे ले लेना है। तो ये यहाँ पे से ये यहाँ पे छोटी-सी ये चीज़ मॉडिफ़ाई कर ली है कि आप यहाँ पर बजाए कि डिफरेंट पैकेट बनाने के यहाँ पे आप 2 दफ़ा एक के अगर पैकेट सेंड करोगे तो वो उसको यहाँ पे नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट ले रहा होगा। यानी तो ये भी कोई इतना अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी। तो हम फिर एक थर्ड वाले को देखते हैं यहाँ पे, 3.0 को यहाँ पर, सर वो यहाँ पे जी, जी। सर ये बात समझ नहीं आई, 2 दफ़ा एक्नॉलेजमेंट को नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सपोज़ कर लेंगे, वो वाली बात ज़रा रिपीट कीजिएगा। बस 1 मिनट। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे सिनेरियोज़ को देखते हैं यहाँ पे। तो ऊपर हमारे पास सेंडर की मशीन पड़ी हुई है, स्टेट मशीन पड़ी हुई है यहाँ पे नीचे रिसीवर की पड़ी हुई है। तो सपोज़ करो कि हमने यहाँ पे डे पैकेट बना के सेंड कर दिया इसका। अच्छा, उसके बाद हम वेट करें एक्नॉलेजमेंट का यहाँ पे। ठीक हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास रिसीवर है, पे आपने जैसे ही आपने यहाँ पे सेंड कर दिया हुआ है इसको। अच्छा, सपोज़ करो कि आप यहाँ पे 0 सेंड किए और यहाँ पे आपका पैकेट रिसीव हो गया है और यहाँ पे आपके पास करप्ट नहीं हुआ हुआ, और इसका सीक्वेंस नंबर अगर यहाँ पे आपके पास सीक्वेंस नंबर 1 है तो ये पैकेट एक्सट्रैक्ट कर लेगा और पैकेट बनाकर यहाँ पे उसको एक्नॉलेज कर देगा। फिर अगर हम कहते हैं कि आपके पास पैकेट यहाँ पे आता है, लेकिन वो करप्टेड है यहाँ पे, ठीक है? तो इस केस में वो क्या करेगा, इस केस में वो जो प्रीवियस एक्नॉलेजमेंट उसने सेंड की होगी, जो लास्ट टाइम जो चीज़ उसने सेंड की हुई है रिसीवर ने, वही चीज़ दोबारा से ट्रांसमिट कर दिया करेगा। यानी कि वो क्या कह रहा है कि अगर आपके पास करप्टेड पैकेट यहाँ पे आता है, तो जो भी आपने लास्ट टाइम जो भी सेंड किया हुआ है, वही आप दोबारा से ट्रांसमिट कर दो। तो ये प्रोटोकॉल का यहाँ पे है। तो आपके डिफरेंट चीज़ यहाँ पे आएगी, समझेगा कि आपके पास जब डुप्लीकेट यहाँ पे आ रहा होगा एक्नॉलेजमेंट का प्रीवियस वाले कोड का, तो वो उसको यहाँ पे ले लेगा कि इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ पे एक तरह से आपको रीट्रांसमिट करने की ज़रूरत है। सपोज़ करो यूँ उसको देख लेते हैं। तो इसको हम यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे इसको हम कहते हैं यहाँ पे ए साइड है आपके पास और यहाँ पे आपके पास बी साइड है।
जैसे हम सपोज करते हैं कि ए ने यहाँ पे सेंड किया है, ए ने हेलो सेंड किया है यहाँ पर, तो बी के पास यहाँ पे रिसीव हो गया और इसने इसको पे एक्नॉलेज कर दिया और यहाँ पे आपके पास वो एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे आ गई है। एक्नॉलेजमेंट के साथ यहाँ पर आपके पास, क्योंकि ये पैकेट का नंबर हम यहाँ पे 0 लगा रहे हैं, तो ये इसको करेगा रिसीव 0 और एक्नॉलेज भी वो 0 को कर रहा होगा। उसके बाद सपोज करो कि ए ने इसके बाद हाई सेंड किया है और इस बार उसने उसको 1 का कोड लगा के सेंड किया, क्योंकि 0 के बाद 1 की बारी आएगी। तो इस बार सपोज करो कि उसको करप्टेड पैकेट यहाँ मिलता है, ठीक है, तो इस पर क्या करेगा, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट की बजाय क्या करेगा, जो प्रीवियस एक्नॉलेजमेंट यहाँ पड़ी हुई है, जो X0 यहाँ पे, उसी को रीट्रांसमिट कर देगा। तो उसने उठा के इसी को दोबारा रीट्रांसमिट कर दिया। अच्छा, अब बी को पता है कि बी कह रहा है कि मैं तो 1 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कि आई एम एक्सपेक्टिंग एक्नॉलेजमेंट 1 बट आई रिसीव्ड एक्नॉलेजमेंट 0। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि रीट्रांसमिट करो डेटा को। तो खाली ये चीज यहाँ पे डिफरेंस है कि आपने बजाय यहाँ पे नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करने के, आपने प्रीवियस कोड जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसी का दोबारा रीट्रांसमिट यहाँ पे कर दिया करोगे। तो वो समझेगा कि मैं तो एक्सपेक्ट 1 को कर रहा था एक्नॉलेजमेंट की, यहाँ पे लेकिन ये 0 को एक्नॉलेज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके पास कोई नया पैकेट नहीं रिसीव हुआ होगा। तो ये इस प्रोटोकॉल का डिफरेंस, सिर्फ खाली हमने ये चीज ऐड की है। हाँ जी, क्लियर हो गया आपको? यस सर। जी जी चलिए ठीक है, अब हम थर्ड वाली RDT 3.0 के ऊपर जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर सिग्निफिकेंट एक नई चीज का फर्क पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कुछ टाइम के बाद आपका टाइम टू लिव एक चीज हुआ करेगी यहाँ पे, जो TTL की हम बात करते हैं यहाँ पे, जो अक्सर आपने देखा होगा TTL यानी कि टाइम टू लिव। तो ये बेसिकली क्या होगा, हम एक एक्सपायरी टाइम यहाँ बता रहे हैं। हम कह रहे हैं फॉर 50 मिली सेकेंड हम टाइम सेट करते हैं TTL। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर मैंने ए को बी, अगर ए ने पैकेट सेंड किया है, तो हेलो का पैकेट सेंड किया है बी को, तो अगर ए ने पैकेट सेंड किया, सपोज करो टाइम आपका टाइम 0 के ऊपर सेंड किया सपोज करो, तो ये टाइम t = 50 मिली सेकेंड्स तक इसका रिप्लाई आ जाना चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि उसका रिस्पॉन्स कब तक आ जाना चाहिए, 50 मिली सेकेंड से पहले पहले आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके बाद उसका टाइम एक्सपायर आउट हो जाएगा। तो जब टाइम एक्सपायर होगा, इसका मतलब कि आप क्या करोगे, आप कहोगे कि आपके पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, आप उसको इग्नोर कर दोगे और फिर आप मोस्ट प्रॉब्ली रीट्रांसमिट कर दोगे इसको, तो आप उठा के उसके बाद रीट्रांसमिट कर दोगे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे पैकेट सेंड करते हैं, फिर एक TTL टाइम होता है हमारा, वो चल पड़ता है। अगर टाइम पूरा हो जाए आपका, कोई रिस्पांस ना आए, तो आप क्या करोगे, आप समझो कि पैकेट नहीं मिला उसको, और रीट्रांसमिट कर दो यहाँ पे। तो ये चीज हमने यहाँ पे पिंग में भी देखी होगी। अगर मैं यहाँ पे पिंग ओपन करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखता हूँ IST को पिंग करके देखते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है TTL 61। तो ये TTL 61 का मतलब क्या है कि 61 मिली सेकेंड्स तक ये इसके रिस्पॉन्स का वेट करेगा। अगर 61 मिली सेकेंड्स तक रिस्पॉन्स नहीं आता, तो वो उसको फिर समझेगा पैकेट इसका डिस्ट्रॉय हो गया और लॉस्ट हो गया है। लेकिन आपको एक्चुअल रिस्पॉन्स कितनी देर में आ रहा है, 2 मिली सेकेंड्स में यहाँ पे आ रहा है। तो आपको रिस्पॉन्स 2 के अंदर मिल गया, तो इसलिए हम कहते हैं कि जी ठीक है, ऑल इज वेल। सेकंड पैकेट का रिस्पॉन्स 3 में मिल गया, तो वो भी करेक्ट है। 4 में मिल गया, वो भी करेक्ट है। फिर 3 में मिल गया, वो भी करेक्ट है। यानी 61 मिली सेकेंड्स का मतलब है कि आपके पास मैक्सिमम टाइम है, इससे पहले पहले आपके पास एक्नॉलेजमेंट आ जानी चाहिए, वरना आपके उसका मतलब ये हम लेंगे कि आपका पैकेट डिस्ट्रॉय हो चुके। तो ये मैक्सिमम टाइम जो है आपका वर्स्ट केस के अंदर जो हो सकता है, वो हम यहाँ पे ज्यूम कर रहे होते हैं। तो इसको हम कहते हैं यहाँ पे TTL। जी जी सर, ये TTL जो टाइम है सर, ये वेरी करता है या ये फिक्स होता है सब नेटवर्क्स के लिए? जी, वेरी कर रहा होता है, बिल्कुल वेरी कर रहा होता है। ये डिपेंड करता है कि आपके जो RTT वाला टाइम नहीं होता हमारा, राउंड ट्रिप टाइम, अगर आपका RTT टाइम कम हो जाए, नेटवर्क अगर आपका अच्छा काम कर रहा है, तो फिर TTL को भी हम कम कर देते हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम RTT का कुछ मल्टीपल टाइम रख लेते हैं। कि सपोज करो, अगर मैं कहता हूँ कि आपका अप्रोक्सीमेट RTT टाइम है आजकल 5 मिली सेकेंड्स है किसी कम्युनिकेशन करने के लिए, एक सर्वर से बात करने में आपका 5 मिली सेकेंड्स का RTT आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो हो सकता है मैं उसका TTL सेट कर दूं, उसको 4 टाइम्स RTT कर दूं, यानी कि उनका फिर 20 मिली सेकेंड्स तक तो रिप्लाई आ जाना चाहिए।
क्योंकि अगर एवरेज एक अगर 5 मिली सेकेंड्स पे बात आपकी पूरी हो जाती है तो 20 तो बहुत ज़्यादा टाइम होगा इसका, तो मैंने 4 टाइम्स RTT कर दिया है। तो इस तरह कोई फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे होते हैं 3 टाइम्स RTT या 5 टाइम्स RTT TTL को सेट करने के लिए। RTT यानी कि राउंड ट्रिप टाइम आपका, यहाँ से यहाँ के रिप्लाई आने का टाइम कितना लगता है आपको एवरेज, वो हम ऑब्जर्व करें साथ साथ और उसके अकॉर्डिंगली हमने TTL यहाँ पे सेट कर लेंगे। जी क्लियर हो गया आपको? सर ये TTL हम खुद सेट करते हैं या फिर ये नेटवर्क ऑटोमेटिकली इसको सेट कर लेता है? जी ऑटोमेटिकली हो रहा होता है हर वक्त। जो नेटवर्क लेयर है ना आपकी, वो यही काम कर रही होती है, वो हर वक्त ठीक हो पैकेट्स को गया। एनालिसिस कर रही होती है कि आपको कितनी देर में रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो सपोज करो, मैं एक आपको सिनेरियो दिखाता हूँ कि सपोज करो कि मैंने यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रही है ए से बी की आपस में, तो मैं कहता हूँ मैंने फर्स्ट पैकेट सेंड किया, तो मुझे इसके बाद यहाँ पे मैं कहता हूँ इसके बाद फिर रिप्लाई भी आ जाता है मुझे, तो मैं पहले एक पैकेट ए बी को सेंड कर रहा है, उसके बाद बी रिप्लाई कर रहा है। तो ये हमारे पास फॉर्मेट है। तो मैं यहाँ पे साथ साथ उसको मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे लिख लेता हूँ। अच्छा सपोज करो हमने कहा कि फर्स्ट पैकेट का जो आपको रिप्लाई आया है वो आपको अप्रोक्सीमेटली 10 मिली सेकेंड्स में आया है। सेकेंड टाइम आपको रिप्लाई जो है वो आपके पास यहाँ पर 20 मिली सेकेंड्स में आया है। फिर जो थर्ड टाइम रिप्लाई है आपके पास, वो आपके पास 40 मिली सेकेंड्स में आया है। अब ये आपके पास क्या चीज़ हम मेजर कर रहे हैं यहाँ पे, ये आप मेजर कर रहे हो कि आपके पास एक्चुअली राउंड ट्रिप टाइम है, वो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कितनी देर में रिप्लाई आ रहा है हमारे पास। अच्छा अब आप देख सकते हो क्योंकि नेटवर्क स्लो होता जा रहा है, तो हम क्या करेंगे अकॉर्डिंगली TTL को चेंज करते जाएंगे खुद ब खुद से। तो स्टार्ट में हो सकता है आपका TTL यहाँ पर 40 मिली सेकेंड्स रखा हो, लेकिन जब आपका RTT टाइम डबल हो गया तो आप TTL को भी थोड़ा सा बढ़ा दोगे, मे बी आप उसको भी 60 मिली सेकेंड्स पे ले जाओ। और जब आपका RTT मजीद एक्सीड कर जाएगा आपका, तो हो सकता है आपका TTL भी थोड़ा सा एक्सीड कर जाए, उसके बाद मे बी वो 80 मिली सेकेंड पे पहुंच जाए। तो ये अकॉर्डिंगली रियल टाइम आपका TTL साथ साथ चेंज हो रहा होगा। तो जैसे आपके पास पहले आपके पास डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे ये वाली चल रही है, जब आपका RTT टाइम काफी ज्यादा हो गया तो आपका TTL भी बढ़ जाएगा, उसके बाद जब वो और इंक्रीज करेगा तो आपका ये टाइम भी इंक्रीज करता जाएगा साथ साथ। तो इस तरह से ये सिस्टम यहाँ पे काम कर रहा होता है। और जब ये डिक्रीज करेगा आगे जाके, सपोज करो आगे जाके ये आपका कम हो जाता है, मैं कहता हूँ 5 मिली सेकेंड्स पे आ जाता है, तो TTL भी आपका कम होकर 20 मिली सेकेंड्स पे आ जाएगा। इस तरह से ये चीज यहाँ पे काम कर रही होती है कि इस करंट स्पीड कितनी मिल रही है आपको, उसके हिसाब से वो TTL को सेट कर रहे होते हैं नेटवर्क लेयर के ऊपर। जी क्लियर हो गया आपको ये? जी सर हो गया। अच्छा अब हम जाते हैं यहाँ पे ये RTT 3.0 के अंदर, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली हम ये टाइम सेट किया करेंगे TTL की जो हम बात कर रहे हैं कि अगर आपने कोई पैकेट सेंड किया है तो उसके साथ ही आपकी क्लॉक चलना शुरू हो जाए करेगी। तो सपोज करो इसके हम यहाँ पर डायग्राम्स देखते हैं। जी जी सर ये कल ना करना सर काइंडली। चलिए जी, हाँ सही कह रहे हो, टाइम यहाँ पे खत्म होने वाला है। घूमना पड़ा था सर, अभी लेक्चर लिया, लंच वगैरह करना है तो क्लास स्टार्ट हो गई। जी जी ठीक है, बस टाइम खत्म हो गया उसके बाद सही। चलिए जी ठीक हो गया सही, थैंक यू सो मच। क्वेश्चंस हैं तो पूछ लो, नहीं तो हम साइन ऑफ कर देते हैं इसको। अच्छा आपकी क्लास में जो लोग इंटर्नशिप कर रहे थे उनकी खत्म हो गई अब? जी सर खत्म हो गई है। चल चल ठीक हो गया सही, ठीक हो गया जी, थैंक यू सो मच। ओके जी, ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर।